हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है फिर से एक बार आपका अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। बात करें क्लास 10 के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट के बारे में, दैट इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट लेक्चर्स के अंदर आपको सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया गया था ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करना है, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में स्पेसिफिक एंगल्स के वैल्यूज क्या होते हैं और कैसे हाइट एंड डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन से कैसे पहले उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं और डायग्राम रिप्रेजेंटेशंस के बाद में कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आपको करवाए थे। ऐसे ही सीक्वेंस में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं आज की क्लास को स्टार्ट करने वाला हूं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. देखिए बेटा, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस की स्पेशलिटी यही है कि एक ही स्टेटमेंट के अंदर कंप्लीट क्वेश्चन आ जाता है। उस स्टेटमेंट के अंदर वन टाइम में पूरा क्वेश्चन रीड करने पे इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं होगा, उसको पार्ट्स में ब्रेक कर करके आपको समझना होगा कि क्या क्या गिवन है, उसको डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब मैं एक एक स्टेटमेंट को रीड कर रहा हूं, फिर उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राउंड पे आपका एक पॉइंट है, उससे आपको एलिवेशन बनाना है बॉटम और टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60। दैट मींस सबसे पहले अपने को एक बिल्डिंग रिप्रेजेंट करना है, बिल्डिंग के टॉप पे आपका ट्रांसमिशन टावर है। तो फिगर देखिए कैसे बना रहा हूं मैं। फिगर आपका कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। क्लियर है? अब ये ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट जो मैंने फिगर में रिप्रेजेंट किया है, इस फिगर में जो ए बी है वो आपका ट्रांसमिशन टावर है, जो बीसी है वो आपका बिल्डिंग है। गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बीडी का हाइट है वो आपका 20 मीटर है। गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बीडी का हाइट, जो बिल्डिंग का हाइट बीसी है वो आपका 20 मीटर है। ट्रांसमिशन टावर का हाइट आपको कैलकुलेट करना है, तो ट्रांसमिशन टावर के हाइट को आप क्या लेट कर लेंगे बेटा, एच मीटर लेट कर लेंगे। ठीक है, ट्रांसमिशन टावर के हाइट को एच लेट कर लिया। ग्राउंड के जिस पॉइंट से ट्रांसमिशन टावर के बॉटम और टॉप के लिए एलिवेशन बन रहे हैं, पहले वर्ड बॉटम आ रहा है फिर टॉप आ रहा है, तो बॉटम आपका बी है और टॉप आपका ई है। तो ग्राउंड के किसी पॉइंट से बॉटम के लिए और ग्राउंड के किसी पॉइंट से टॉप के लिए, तो ये इस लाइन ऑफ साइट के थ्रू आपको एंगल ऑफ एलिवेशन को रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? बॉटम के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका है 45। कितना बेटा? बॉटम के लिए आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है और टॉप के लिए आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है। ये डीसी कितना है ये आपको नहीं मालूम, अगर आप चाहते हो तो इसको एक्स मीटर लेट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये मेरा फिगर कंप्लीट हो गया। जो बिल्डिंग है, जो ट्रांसमिशन टावर उस पर फिक्स है, वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे है और ग्राउंड से उसका एंगल आपका 90 डिग्री बनेगा, ये कंफर्म। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले आपको ये फिगर तरीके से ड्रॉ करना आना चाहिए। बिल्डिंग का हाइट 20 मीटर, बिल्डिंग के टॉप पे एक ट्रांसमिशन टावर को फिक्स कर दिया, ट्रांसमिशन टावर के बॉटम और टॉप के लिए एलिवेशन जो आपके पास में है वो 45 और 60 है। तो सबसे पहले जब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लैंग्वेज में लिख लीजिए आप लोग, लेट AB be the height of tower, AB be the height of transmission tower equal to h meter, AB be the height of transmission tower equal to h meter, BC height of building equal to 20 meter, BC height of building, जो BC है वो आपका height of building है 20 मीटर। लेट DC equal to x मीटर और दोनों एंगल आपके सामने डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रखे हैं 45 और 60। तो मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन पार्ट से। सॉल्यूशन पार्ट को स्टार्ट करने से पहले भी आप ये समझ सकते हैं, फिगर से आप AC अगर कैलकुलेट करना चाहें, क्योंकि AC की आपको जरूरत होगी, तो AC आपका AB प्लस BC है, तो AB प्लस BC कितना हुआ, H प्लस 7 मीटर। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। इन फिगर में आप ट्राइंगल ले रहे हैं, सबसे पहले कौन सा,
इन ट्राइंगल ACD। बड़े वाले ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल पहले लिख सकते हैं, किसी को भी बाद में लिख सकते हैं। मैंने बिग ट्राइंगल ACD के साथ स्टार्ट किया। ACD ट्राइंगल वी हैव, तो ACD के अंदर थीटा जो है वो आपका 60 है। अच्छे से देखिएगा बेटा, ACD के अंदर जो थीटा है वो आपका 60 है। तो थीटा 60 में परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन tan 60 होता है। tan 60 परपेंडिकुलर AC है, बेस आपका DC है। tan 60 का वैल्यू टेबल से देखने पे होता है √3। तो √3 में AC आपका है h+7 और DC है आपका x, क्रॉस मल्टीप्लाई होने पे h+7 इज इक्वल टू √3x, दैट इज रिलेशन नंबर 1। क्लियर बेटा, ये आपके पहले कंडीशन रिलेशन 1 बन गया। नाउ सेकेंड टाइम कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल। नेक्स्ट राइट ट्राइंगल कौन सा आपका, BCD। BCD के अंदर जब परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फिर से थीटा 45 है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फिर से किसके लिए अप्लाई होगा, tan के लिए। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर फिगर में आपका BC है, बेस आपका DC है। tan 45 का वैल्यू 1, BC वैल्यू 20, DC वैल्यू आपका x है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होते ही x का वैल्यू 20 आ गया। वैसे आपसे पूछा नहीं है, आपसे फिर सिर्फ ट्रांसमिशन टावर का हाइट ही पूछा है। अगर आपसे पूछे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द बिल्डिंग, अगर आपसे ग्राउंड के पॉइंट का बिल्डिंग से डिस्टेंस पूछे, ग्राउंड के पॉइंट का बिल्डिंग से अगर डिस्टेंस पूछे तो x आपका आंसर है, जो कि कंडीशन में कैलकुलेट हो गया 20 रूट मीटर आ गया। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो इक्वेशन 1 में x का वैल्यू पुट करते हैं, तो h+7 इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई x, सॉरी h+7 नहीं, यहां पे बेटा गलती कर दी अपने ने। AC इज इक्वल टू AB प्लस BC है ना, तो BC 7 नहीं है, BC 20 है, वो 7 बाय मिस्टेक पुट हो गया, BC जो है वो 20 है। तो यहाँ पे भी गलती होगी अपने से, h+7 ही h+20 आएगा। क्लियर बेटा, लिखते समय गलती होगी, ध्यान रखना h+20 रहेगा। तो जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे आप लोग, तो h+20 इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई 20, तो h+20 इज इक्वल टू 20 इंटू √3, 20 √3, प्लस का 20 चेंज हो गया माइनस का 20, 20 √3 माइनस 20, सो फाइनली 20 अगर कॉमन लेते हैं तो √3 माइनस 1। क्लियर हो गया, h का वैल्यू 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। अगर क्वेश्चन आपसे कह रहा है यूज √3 इक्वल टू 1.732, यूज √3 इक्वल टू 1.732 अगर क्वेश्चन में लिख रहा है तब तो आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा, नहीं लिख रहा है तो ये ही आपका फाइनल आंसर है। तो देयरफॉर हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज इक्वल टू 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। क्लियर बेटा, ये क्वेश्चन है और इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन को समझने में। ट्रांसमिशन टावर दैट इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, 20 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप पे आपने ट्रांसमिशन टावर को फिक्स कर दिया। उसके टॉप और बॉटम के लिए आपको एलिवेशन दे रखा है, वो एलिवेशन आपने ड्रॉ कर दिया फिगर में, और एलिवेशन ड्रॉ करने के बाद में फिर आपने उस ट्रांसमिशन टावर का हाइट फाइंड आउट कर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, स्टैचू है जिसका खुद का हाइट 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। तो पेडेस्टल क्या होता है, स्टैचू को फिक्स करने के लिए जो बेस आप यूज करते हैं उसको बोलते हैं पेडेस्टल। तो पेडेस्टल के टॉप पे 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप का एलिवेशन 60 है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप का 45 है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो सेम फिगर बनेगा जो अभी आपने ड्रॉ किया था, बस जो नेमिंग है, जो स्ट्रक्चर में पॉइंट है वो आप चेंज कर देंगे, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। क्लियर है। अब इस फिगर के अंदर जो इस बार ए से बी है
वो आपका है स्टैचू। ए से बी आपका स्टैचू है जिसका हाइट 1.6 मीटर है। बी से सी जो है वो आपका पेडेस्टल है जिसका हाइट आपको कैलकुलेट करना है, वो h मीटर ऐड कर लिया। ग्राउंड के एक ही पॉइंट से पहले स्टैचू के टॉप का एलिवेशन, तो स्टैचू के टॉप का एलिवेशन तो डी से ए को ज्वाइन करना है, ठीक है। स्टैचू के टॉप का एलिवेशन आपका 60 है और ट्रांसमिशन टावर पेडेस्टल के टॉप का, तो पेडेस्टल का टॉप कौन सा है बताइए बेटा, पेडेस्टल का टॉप कौन सा है, बी है। स्टैचू का टॉप ए है, पेडेस्टल का टॉप बी है। तो पेडेस्टल के टॉप से स्केल से स्ट्रेट लाइन आप लोग सारे क्वेश्चंस नोट जब करोगे तो फिगर आपको पहले ड्रॉ करना है, ध्यान रखिएगा। पेडेस्टल के टॉप से आपका जो एलिवेशन है वो आपका 45 है, क्लियर है। एक के लिए 60, एक के लिए 45। तो यहां पे ये एंगल हो गया 45 डिग्री, क्लियर है। और यहां पे ये एंगल हो गया आपका 60 डिग्री। इस वैल्यू को फिर से आपने x लेट कर लिया। टोटल फिगर के अंदर जो आपका AC है, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, AB प्लस BC, तो AB आपका 1.6 है, BC आपका H है, तो ये हो गया 1.6 प्लस H मीटर। तो फिर से लैंग्वेज में हाइट ऑफ स्टैचू AB इक्वल टू 1.6 मीटर लिखिए कॉपी में। हाइट ऑफ स्टैचू AB इक्वल टू 1.6 मीटर। हाइट ऑफ पेडेस्टल BC इक्वल टू H मीटर। हाइट ऑफ पेडेस्टल BC इक्वल टू H मीटर। लेट DC इज इक्वल टू X मीटर, क्लियर है। तो सारी वैल्यूज आपने रिप्रेजेंट कर दी, एंगल आपको मिल गया, H आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल आपने लिया, पहले स्मॉल ट्राइंगल ले लेते हैं इस बार, ट्राइंगल BCD। यहाँ पे C पॉइंट पे राइट एंगल बन रहा है आपका, क्लियर है। तो ट्राइंगल BCD स्मॉल ट्राइंगल ले रहा हूं, तो स्मॉल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन किस में होता है, 1045 आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1045 1 परपेंडिकुलर आपने H लेट किया है, बेस आपने X लेट किया है, तो H इक्वल टू X, ये आपका इक्वेशन 1 एक रिलेशन बन गया। वापस से एक बार फिर से ट्राइंगल लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल, बिग ट्राइंगल लिया ACD के अंदर 1060, ट्राइंगल ACD में 1060 परपेंडिकुलर AC है, बेस आपका CD है। 1060 का टेबल में वैल्यू जब ऑब्जर्व करते हैं तो 1060 का टेबल में वैल्यू होता है आपके पास में √3। AC आपका टोटल A से लेकर C तक कितना बेटा, 1.6 प्लस H अपॉन में CD कितना है, X है। X किसके इक्वल है, H के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो चाहो तो। √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस H। पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन 1 से H X के इक्वल है, तो जहां X है वहां पे H पुट कर देंगे क्योंकि आपको H कैलकुलेट करना है। इक्वेशन 1 से वैल्यू आपने पुट किया, √3h इज इक्वल टू 1.6 प्लस H, तो √3h माइनस H इज इक्वल टू 1.6। कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन में H कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। H कैलकुलेट करने के लिए 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर √3 दे भी रखा है तो डायरेक्ट वैल्यू मत पुट कीजिएगा, डिनोमिनेटर रिडक्शन में बहुत प्रॉब्लम आएगी, ध्यान रखिएगा। अपॉन में रूट है तो हमेशा उसी पॉइंट को फॉलो करना है जो 9th में सिखाया जाता था आपको, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई। तो फाइनल कैलकुलेशन में h इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1। डिनोमिनेटर सबको पता है a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कैलकुलेशन को एक दो स्टेप और रिड्यूस कर लेते हैं, 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2, 1.6 से कैंसिल होके आ जाएगा 0.8 ब्रैकेट में, 0.8 ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस 1, क्लियर बेटा। कितना आ गया h का वैल्यू, 0.8 ब्रैकेट √3 प्लस 1। और फिर से वही पॉइंट कहूंगा, √3 गिवन है तो वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर देना, नहीं गिवन है तो ये आपका फाइनल आंसर है। सो एट लास्ट देयरफॉर हाइट
height of pedestal is equal to 0.8 √3 + 1 मीटर। आपको पेडेस्टल का हाइट कैलकुलेट करना है। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द पेडेस्टल? स्टैचू का हाइट दे रखा है, जो पेडेस्टल जिस पे आपने स्टैचू फिक्स किया है वो आपका है 0.8 √3 + 1 मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिए कितने सिंपल तरीके से, अगर आपके पास में बेसिक्स आपको क्लियर है ना, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सिंपल तरीके से डायग्राम रिप्रेजेंट होता है और आपको सिर्फ इतना एनालिसिस करना है कि कहां से एलिवेशन बनेगा, फ्रॉम एंड टू। ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रॉम आपको बताता है जहां से आपका एलिवेशन बनता है और टू आपको वो बताता है जिसके लिए एलिवेशन बनेगा। फ्रॉम मतलब ग्राउंड के किसी पॉइंट से, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इसके लिए टू द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द, टू द टॉप एंड द टॉप। इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से लैंग्वेज होती है, तो उन लैंग्वेज को ऑब्जर्व करते हुए उस इंफॉर्मेशन को पहले आपको डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। और डायग्राम अगर बन गया तो कैलकुलेशन आपने देखा है कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। और ये बातें मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि जिस ऑब्जेक्ट का हाइट ज्यादा होता है कंपैरेटिवली उसका एलिवेशन भी ज्यादा होगा। जिस ऑब्जेक्ट का हाइट ज्यादा होता है कंपैरेटिवली उसका एलिवेशन भी ज्यादा होता है। चलिए बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यहां से सुनिएगा लैंग्वेज। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप के लिए टावर के फुट से, मैं आपको एक ही बात कह रहा हूं, टू और फ्रॉम ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले आ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप के लिए कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। और टावर के टॉप के लिए बिल्डिंग के फुट से कितना है, 60 है। टावर का हाइट 50 है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो इंपॉर्टेंट बात ये इस क्वेश्चन में ये है कि टावर ज्यादा हाइट के लिए रिप्रेजेंट होगा या बिल्डिंग ज्यादा हाइट के लिए रिप्रेजेंट होता है। तो दोनों में से किसका हाइट ज्यादा होगा, ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ एलिवेशन पे, क्योंकि एक के फुट से दूसरे के टॉप के लिए, फिर वापस से दूसरे के फुट से पहले के टॉप के लिए, तो किसका एंगल ऑफ एलिवेशन वैल्यू ज्यादा है, टावर के टॉप के लिए। सेकंड लाइन देखिए, किसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन वैल्यू ज्यादा है, टावर के टॉप के लिए। कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन क्लियर है कि बिल्डिंग और टावर के कंपैरिजन में बिल्डिंग कम हाइट का है, टावर ज्यादा हाइट का है। तो देखिए यहां पे डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, दोनों होंगे तो ग्राउंड लेवल पर ही, तो दोनों ग्राउंड लेवल पर जो होंगे उसमें ए से बी जो है वो आपका बिल्डिंग रिप्रेजेंट हो जाएगा और दूसरे साइड में इस तरीके से सी से डी मान लेते हैं। डायग्राम अभी बना रहा हूं मैं आपके सामने कंप्लीट। ये सी से लेकर जो डी तक है ये आपका टावर रिप्रेजेंट हो जाएगा। क्लियर है? ए बी बिल्डिंग है, सी डी आपका टावर है। टावर का हाइट क्वेश्चन में आपको दे रखा है 50 मीटर। कितना है टावर का हाइट आपके पास में क्वेश्चन में, 50 मीटर है। क्लियर बेटा? अब देखिए पहले स्टेटमेंट में क्या कह रहा था, बिल्डिंग के टॉप के लिए टावर के फुट से, बिल्डिंग के टॉप के लिए टावर के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्वेश्चन आपको दे रहा है वो आपका कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है? और दूसरे कंडीशन में फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, तो टावर के टॉप के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन आपका है 60 डिग्री। तो इसीलिए कह रहा हूं बेटा जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा है कंपैरेटिवली उसका हाइट भी ज्यादा होगा। आपको ए बी कैलकुलेट करना है, ए बी आपने h मीटर लेट कर लिया। क्लियर बेटा? ए बी कितना लेट कर लिया, h मीटर, और बी डी आपने लेट कर लिया x मीटर। तो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन को लेकर आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंपॉर्टेंट पार्ट इतना ही है कि एग्जाम में बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि किसका हाइट ज्यादा बनाते हैं। अगर आपने बिल्डिंग का हाइट ज्यादा बना दिया टावर से, इसका मतलब डायग्राम रिप्रेजेंटेशन के मार्क्स कट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। आंसर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन तो वही चलेगा, लेकिन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में दिक्कत आएगी। ए बी है, बिल्डिंग है, तो बी पे राइट एंगल बनेगा, कहने की जरूरत नहीं है। सी डी टावर है तो डी पे राइट एंगल बनेगा। तो आपके पास में दो राइट ट्राइंगल फिर से बन रहे हैं। दो राइट ट्राइंगल में एक आपका ए बी डी जिसमें थीटा 30 आ जाएगा, एक आपके पास में सी डी बी जिसमें थीटा 60 हो जाएगा। गलत मत अप्लाई कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा।
किसी भी ट्राइंगल को पहले ले, किसी को बाद में ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले कॉपी में लिख लीजिएगा, हाइट ऑफ बिल्डिंग ए बी इक्वल टू एच मीटर। कॉपी में लिखिए बराबर से, हाइट ऑफ बिल्डिंग ए बी इक्वल टू एच मीटर, हाइट ऑफ टावर सी डी इक्वल टू 50 मीटर, हाइट ऑफ टावर सी डी इक्वल टू 50 मीटर, लेट बी डी इक्वल टू एक्स मीटर। जो दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर पूछे तो भी ठीक है, नहीं पूछे तो आपको लेट करना ही होगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करके यूज करना है। डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड बिल्डिंग अगर आपसे पूछ ले तो आपका बी डी एक्स मीटर है। क्लियर है? तो सॉल्यूशन पार्ट के अंदर इन ट्राइंगल कोई सा भी ट्राइंगल पहले लिख सकते हैं। सपोज मैंने राइट ट्राइंगल लिया ए बी डी, ध्यान से देखिएगा, ट्राइंगल ए बी डी में, तो ए बी डी में जो थीटा यूज होगा वो आपका 30 है। तो ए बी डी के अंदर जो थीटा आपका यूज हो रहा है वो 30 है। तो tan थीटा परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी डी। tan थीटा का वैल्यू टेबल से अगर आपने ऑब्जर्व किया है, बहुत से क्वेश्चन में यूज कर चुके हैं, 1/√3। ए बी आपका h है, बी डी आपका x है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे x का वैल्यू आ गया कितना, √3h। ये आपका रिलेशन जो है वो उसको आपने इक्वेशन 1 दे दिया। नाउ एक बार फिर से ट्राइंगल लिया इन ट्राइंगल। अब बताइए दूसरा ट्राइंगल कौन सा, बिग ट्राइंगल CDB। CDB में फिर से tan, लेकिन इस बार थीटा आपका 60 है। यहां से देखिएगा, D पे राइट एंगल है, थीटा B पे बन रहा है 60। परपेंडिकुलर कौन सा है, CD। बेस कौन सा है, BD है। क्लियर है? tan 60 का टेबल में वैल्यू चेक किया, √3। CD आपको क्वेश्चन में दे रखा है, टावर का हाइट 50 है, BD आपके पास में x है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे √3x इज इक्वल टू 50। तो x इज इक्वल टू वैल्यू कितना आ गया आपके पास में, 50 अपॉन √3। अगर आप रैशनलाइजेशन करना भी चाहे तो कर दे, नहीं करना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फाइनल आंसर तो है नहीं। तो आपके पास में x का वैल्यू सिंप्लीफाई होके आ गया 50 √3 अपॉन 3। क्लियर है? और इस वैल्यू को पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, जो x का वैल्यू है उसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। देखिए यहाँ पे x को जब यहाँ पे पुट करेंगे तो मैं पहले √3h को लिख रहा हूं, √3h इज इक्वल टू x का वैल्यू कितना आ गया, बोले बेटा, 50 √3 अपॉन 3। दोनों साइड से √3 कट हो गया, क्या आ गया h का वैल्यू, 50 अपॉन √3। डेसिमल में जरूरत नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन में चाहे तो कैलकुलेट कर दीजिएगा। 16 3 48 होता है, रिमाइंडर 2 बचेगा, 16 2/3 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 16 2/3 मीटर। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? कितना आ गया बिल्डिंग का हाइट, 16 2/3 मीटर। तो देखिए मैं एक ही चीज हर क्वेश्चन के एंड होने के साथ कहता हूं, कैलकुलेशंस में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी की बात नहीं है। अगर लैंग्वेज क्लियर है और लैंग्वेज को अगर आपने पार्ट्स में ब्रेक करके अगर समझ लिया कि किसके लिए एलिवेशन बन रहा है, कहां से एलिवेशन बन रहा है, हर ऑब्जेक्ट ग्राउंड से राइट एंगल पे रिप्रेजेंट होता है, ये फिक्स है, किसके बॉटम से किसके टॉप के लिए, फिर वापस किसके बॉटम से किसके टॉप के लिए किसका एलिवेशन कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम में सही तरीके से रिप्रेजेंट करना। क्लियर है? दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर डिस्टेंस सेम है, दो ऑब्जेक्ट के बीच का अगर डिस्टेंस इक्वल है, तो जिसका हाइट ज्यादा होगा उसके लिए एलिवेशन ज्यादा होगा। इसी कॉन्सेप्ट के साथ मैंने ये अप्लाई किया था यहाँ पे कि टावर के टॉप के लिए अगर एलिवेशन 60 बन रहा है और बिल्डिंग के टॉप के लिए अगर एलिवेशन 30 बन रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली टावर का हाइट ज्यादा होगा, बिल्डिंग का हाइट कम होगा। तो इस तरीके से मैंने डायग्राम रिप्रेजेंटेशन किया, और डायग्राम रिप्रेजेंटेशन आपने कैलकुलेशन, वही दो राइट ट्राइंगल, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन बनता है। तो उस परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन को बनाने के लिए, आप 99% कंडीशंस के अंदर क्वेश्चन में 99% क्वेश्चन के अंदर आप tan थीटा का ही यूज करते हैं, क्योंकि वही आपका परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन बताते हैं। चलिए बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बेटा, क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूं। Two poles of equal heights are standing opposite each other on the either side of the road which is 80 मीटर wide। इस बार कंडीशन क्या है, टू इक्वल पोल्स हाइट में है,
two poles of equal heights are standing on the opposite side of the road. And what is the width of the road? Width of the road is 80 meter. क्लियर बेटा? width of road 80 meter है. फिर क्वेश्चन आपसे कह रहा है from a point between them on the road the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. अब देखिए बेटा फिर से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जो दोनों पोल्स के रोड्स के ऊपर जो दोनों पोल्स है तो उस रोड पे एक पॉइंट है बिटवीन देम ऑन द रोड पे ही आपको एक पॉइंट लेना है और उस पॉइंट से दोनों पोल्स के जो टॉप का एलिवेशन है वो आपका 60 डिग्री और 30 डिग्री है रेस्पेक्टिवली. क्लियर है बात? तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स. दोनों बातें कैलकुलेट करनी है. पोल्स का हाइट भी कैलकुलेट करना है और दोनों पोल्स का उस पॉइंट से डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है. तो देखिए आते हैं सबसे पहले डायग्राम रिप्रेजेंटेशन पे. डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात तो ये है कि जो आप रोड बनाएंगे उस रोड का विड्थ होगा कितना? 80 मीटर. क्लियर बेटा? 80 मीटर विड्थ के रोड पे दो पोल्स है, दोनों पोल्स का हाइट सेम है. दोनों पोल्स है, दोनों पोल्स का हाइट सेम है, राइट एंगल पे होंगे. तो एग्जैक्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो आप वेरिएशन देख लीजिएगा. आपको बाकी एग्जाम के अंदर एग्जैक्ट हाइट पे इसको रिप्रेजेंट करना है, बराबर लेंथ पे आप बना देंगे इसको. सो वन फर्स्ट पोल AB, another pole CD, both are on the opposite side of the road. रोड के दोनों अपोजिट साइड्स में है, दोनों का हाइट सेम है. क्लियर है? एंड विड्थ ऑफ द रोड, जो रोड का विड्थ है वो आपके क्वेश्चन में आपको दे रखा है 80 मीटर. दैट द फर्स्ट पोल बी AB, सेकंड पोल बी CD, बोथ ऑफ इक्वल हाइट. तो दोनों की इक्वल हाइट को H लेट कर लेंगे, नो डाउट. AB भी आपका H मीटर बन जाएगा कैलकुलेशन सॉल्व करते समय और CD भी आपका कैलकुलेशन सॉल्व करते समय H मीटर लेट कर लिया जाएगा. क्लियर है? अब पॉइंट ये है कि ग्राउंड पे क्या, जो दोनों पोल्स के बीच में ये रोड कनेक्टिविटी है, इस रोड पे आपको एक पॉइंट लेना है और उस पॉइंट से दोनों पोल्स का एलिवेशन 60 और 30 है. तो देखिए जब दोनों ऑब्जेक्ट इक्वल हाइट्स के हैं तो ये डिसीजन कैसे लें कि किसका एलिवेशन ज्यादा होगा. तो अगर मैंने उस पॉइंट को अगर बाय द वे अगर मिड पॉइंट कंसीडर करके चला तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट्स पे दोनों के कंडीशंस के लिए एलिवेशन सेम होगा. लेकिन यहाँ पे एक के लिए एलिवेशन 60 बन रहा है और एक के लिए एलिवेशन 30 बन रहा है. तो जो पॉइंट है, मान लेते हैं कि वो पॉइंट P यहाँ पे होगा लोकेट, जो कि रोड पे है पॉइंट P. तो पॉइंट P जो है वो AB पोल के नियरेस्ट है. इसको किसी एक पोल के नियरेस्ट रखना पड़ेगा बेटा. जिस पोल के नियरेस्ट है वहां के लिए तो एलिवेशन 60 बन रहा है और जिस पोल से कंपैरेटिवली डिस्टेंस पर है, जिस पोल से कंपैरेटिवली डिस्टेंस पर है वहां से एलिवेशन आपका 30 बनेगा. देखिए बेटा ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये एक अप्रॉक्स फिगर्स होते हैं. तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि 60-30 ऑलमोस्ट सेम है. डिफरेंशिएट कैसे किया कि पॉइंट को कंपैरेटिवली AB के पास में रखा है. जिस पोल के नियरर होगा उसके टॉप के लिए एलिवेशन 60 होगा, जिस पोल के कंपैरेटिवली ज्यादा डिस्टेंस पर होगा पहले वाले पोल्स के कंपेयर में तो वहां से एलिवेशन आपका 30 है. अब कैलकुलेशन ये है कि BP और PD भी आपको कैलकुलेट करने बेटा. BP और PD भी आपको कैलकुलेट करने हैं. तो मैं अपने कैलकुलेशन में अपने हिसाब से क्या कर रहा हूं, BP को X मीटर लेट कर लिया. BP अगर X मीटर होगा तो इसको Y लेट नहीं करूंगा, क्योंकि Y लेट करने में फिर कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी. तो इसलिए मैंने PD को क्या नाम दे दिया, 80 - X. कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो फिगर से क्लियर नहीं है तो आप बता सकते हैं. और वैसे ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि मेरे को पता है कि आप बहुत अच्छे से इन वीडियोस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं. तो बड़े आराम से आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पा रहे हैं कि दोनों पोल्स इक्वल हाइट्स के हैं, वो H मीटर है. ग्राउंड के पॉइंट से पहले वाला पोल जो नियरर है उसका एलिवेशन 60 हो गया, जो कंपैरेटिवली डिस्टेंस पर है उसका एलिवेशन 30 हो गया. दोनों रोड्स के बीच का डिस्टेंस, दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस 80 मीटर है. एक पार्ट को X लेट कर लिया तो दूसरा पार्ट 80 - X हो गया. तो ये सारी इंफॉर्मेशन फिगर में आप लोग लिख सकते हैं. हाइट्स ऑफ द पोल्स AB एंड CD इक्वल टू H मीटर. लेट BP इक्वल टू X मीटर, PD इक्वल टू 80 - X मीटर. और आपके पास में लैंग्वेज में कुछ है नहीं लिखने के लिए, डायरेक्टली कैलकुलेशन पास स्टार्ट करते हैं. एक बार ABP के लिए, फिर एक बार CDP के लिए. तो मेन इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन ही है. कैलकुलेशन में अगर बात करें तो इन फिगर, फ्रॉम फिगर लिख देते हैं बेटा, इन फिगर नहीं, फ्रॉम फिगर
इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं बेटा? फ्रॉम फिगर इन ट्राइंगल एबीपी। एबीपी में फिर से देखिए परपेंडिकुलर और बेस में, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं हर क्वेश्चन में परपेंडिकुलर और बेस में tan ही काम आता है। tan 60 इज इक्वल टू h अपॉन x, tan 60 का वैल्यू √3 इज इक्वल टू h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे h इज इक्वल टू √3x। हर बार की तरह फिर एक रिलेशन आ गया h और x में, √3x। नाउ दूसरा ट्राइंगल लिया दूसरी साइड से, कौन सा ट्राइंगल है? CDP। CDP में tan 30 परपेंडिकुलर CD है, बेस आपका PD है। tan 30 का वैल्यू टेबल से 1/√3 होता है, क्लियर है? CD आपने h माना हुआ है और PD फिगर में देखिए सारी इंफॉर्मेशन फिगर में मैंने क्लियर कर रखी है आपको, इसलिए लैंग्वेज आपको खुद से लिखने के लिए कह रहा हूं। PD इक्वल टू 80 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे √3h इज इक्वल टू 80 - x। अब h भी कैलकुलेट करना है, x भी कैलकुलेट करना है, क्योंकि x कैलकुलेट करेंगे तो दोनों पोल से डिस्टेंस आएगा। तो √3h इज इक्वल टू 80 - x, तो h का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है बेटा, इक्वेशन 1 से जब आप वैल्यू पुट करते हैं तो h का वैल्यू √3x पुट करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? √3 इंटू √3x इज इक्वल टू 80 - x, √3 इंटू √3 3x माइनस x चेंज होके प्लस x आ गया इक्वल टू 80। तो कंडीशन में आपके पास में बन गया 4x इज इक्वल टू 80। डेफिनेटली x इज इक्वल टू कितना आएगा? 20 आएगा कि नहीं आएगा बताइए बेटा? 4x इज इक्वल टू अगर 80 है तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? 20 आ जाएगा। अब आगे देखिए, x अगर 20 आ गया, पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x का वैल्यू पुट करने पे क्या आएगा? h इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई 20। तो h का वैल्यू कितना आ गया? 20 √3 मीटर। क्लियर है? सिंस bp इक्वल टू x है, bp आपने x माना तो x का वैल्यू कितना हो गया? तो bp हो गया 20 मीटर। एंड जो दूसरा आपके पास में bp के अलावा जो दूसरा डिस्टेंस है वो आपका dp हो गया। तो dp इक्वल टू है 80 - x, तो 80 - 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। तो लास्ट में क्या लिखेंगे? देयरफॉर हाइट ऑफ ईच पोल, दोनों पोल सेम हाइट के हैं, तो हाइट ऑफ ईच पोल इज 20 √3 मीटर। हाइट ऑफ ईच पोल इज 20 √3 मीटर। distance of pole AB, distance of pole AB from point P is 20 मीटर। एंड डिस्टेंस, देखिए पोल का नेम लिखना जरूरी है बेटा, ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस ऑफ पोल CD, क्योंकि आपने पोल AB के नियर रखा था पॉइंट को, इसलिए उसका डिस्टेंस कम होगा। डिस्टेंस ऑफ पोल CD फ्रॉम point P is, distance of pole CD from point P is 60 मीटर। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपने तीनों वैल्यूज कैलकुलेट कर दी। हाइट ऑफ पोल आपके पास में आ गया 20 √3 मीटर, पोल AB का डिस्टेंस पॉइंट P से 20 मीटर और पोल CD का डिस्टेंस पॉइंट से 60 मीटर। तो देखिए इस क्वेश्चन से आपने ये समझा है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स इक्वल हाइट्स के होते हैं बेटा, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स इक्वल हाइट्स के होते हैं तो इक्वल हाइट्स के ऑब्जेक्ट में किसका एलिवेशन ज्यादा होता है? जिस पॉइंट के नियरर आप उस ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, जिस पॉइंट के नियरर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा उसका एलिवेशन ज्यादा होगा, जिससे कंपैरेटिवली डिस्टेंस पे रहेगा उसका एलिवेशन आपका कम होगा। आई थिंक क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलिवेशन, डिप्रेशंस के क्वेश्चन भी आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, नेक्स्ट क्लासेस में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी सारे क्वेश्चंस आपने, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था कि 90% क्वेश्चंस की जो कंडीशंस होती है वो एलिवेशन पे होती है, और जहां पे डिप्रेशन भी होता है ना तो वहां पे बस वो बेस लाइन शो करना होता है। डिप्रेशन को भी ऑल्टरनेट एंगल से किसके इक्वल बता देते हैं? एलिवेशन के, वहां से भी वही कैलकुलेशन है। चलिए बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बेटा। क्वेश्चन इज, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग का हाइट है 7 मीटर, क्लियर बेटा? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a cable tower is 60 degree
and the angle of depression of its foot is 45 डिग्री। मतलब कोई बिल्डिंग है जिसका खुद का हाइट 7 मीटर है, उस बिल्डिंग के टॉप पे, जैसे मैंने आपको कहा था कि जरूरी नहीं है कि एलिवेशन और डिप्रेशन हमेशा ग्राउंड से ही बने। यहाँ पे जो एलिवेशन और डिप्रेशन देखिए जो बनेगा वो ग्राउंड से नहीं बन रहा, वो कहां से बन रहा है? दैट अ पॉइंट विच इज ऑन द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो इसका मतलब जो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो यहां डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले आपको एक बिल्डिंग रिप्रेजेंट करना होगा ए बी हाइट लेके। सपोज दैट मैंने डायग्राम में रिप्रेजेंट किया, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है वो आपका 7 मीटर है। दूसरी तरफ जो केबल टावर है, केबल टावर कितने हाइट का है वो तो आपसे पूछा गया है, तो दूसरी तरफ आपने केबल टावर को रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि केबल टावर अगर आपका सी डी से रिप्रेजेंट हो रहा है, केबल टावर अगर आपका सी डी हाइट से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द टॉप ऑफ अ 7 मीटर बिल्डिंग, एक पॉइंट है जहां जो कहां पे है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द केबल टावर का? 60 है। तो मैंने आपको क्लियर बताया था, कहां बनाऊंगा 60 बताओ? तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसी भी पॉइंट से बनाने के लिए या डिप्रेशन बनाने के लिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लेवल जरूरी है, इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहां से जो ये एलिवेशन है ये आपका कितना बन रहा है बेटा? 60 डिग्री बन रहा है केबल टावर के टॉप का। और इसी क्वेश्चन में साथ में ये भी क्या रखा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। तो पॉइंट को चेंज ही नहीं कर रहा, पॉइंट वहीं पे अभी भी, कहां पे? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट is angle of depression of its foot is 45 डिग्री। तो ये कंडीशन है, ये आपका ए बी यहाँ पे राइट एंगल पे रिप्रेजेंट होगा। फिगर से ये क्लियर है, जितना ए बी है उतना ई डी बनेगा, जितना ए बी है उतना ई डी बनेगा, ये आपको पता है, इसको एच लेट करने की जरूरत नहीं है। जितना ए बी है उतना आपका ई डी बनेगा। अगर आप चाहते हैं तो सीई को एच लेट कर लीजिएगा, लेकिन जो टोटल हाइट है टावर का, केबल टावर का, उसमें एच में लास्ट में आपको 7 ऐड करना होगा। क्लियर है? यहाँ 45 है, इसको एक्स मीटर ऐड कर लिया हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल को। यहाँ 45 है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आप बता देंगे 45 इक्वल टू 45। तो लैंग्वेज में लिखिए सबसे पहले, लैंग्वेज में सबसे पहले लिखिए height of building AB equal to 7 meter, height of building AB equal to 7 meter। फिर नेक्स्ट में लिखिए height of cable tower, height of cable tower CD equal to, height of cable tower CD equal to H plus 7 meter। H plus 7 क्यों हुआ? तो उसके नीचे लाइन में लिख दीजिएगा सेंस AB equal to ED, AB और ED जो इक्वल होंगे वो आपका हो गया 7 मीटर। AB इक्वल टू ED इक्वल टू 7 मीटर, और आपने H लेट कर लिया, लेट CE इक्वल टू H मीटर। उसके बाद में सेंस एंगल थीटा 60, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो 45 है उसका नेम है EA, जो 45 का डिप्रेशन है उसका नेम है EAD। तो EAD जो है वो किसके इक्वल होगा बेटा? ADB के 45 डिग्री, किस प्रॉपर्टी से? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ 45 है डिप्रेशन, तो यहाँ पे भी 45 हो जाएगा। क्लियर है? अब आप कंडीशन अप्लाई कर दीजिएगा। एंड एक और कंडीशन है, जितना AE होगा उतना ही आपका BD होगा, AE इक्वल टू BD इक्वल टू X मीटर। ये भी आपको लेट कर लिया, ठीक है? क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है BD, अगर ये X है तो A से E भी तो X ही होगा बेटा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन के बाद में इन ट्राइंगल, पहले इधर वाला स्मॉल ट्राइंगल ले लेते हैं, दैट इज ट्राइंगल ABD। ABD के अंदर अगर थीटा 45 अप्लाई करता हूं, फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10/45, गलती नहीं होनी चाहिए, परपेंडिकुलर AB है, बेस आपका BD है, 10/45 का वैल्यू 1 होता है टेबल से, AB आपका 7 है, BD आपका X है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे X का वैल्यू आ गया आपके पास में 7 मीटर। क्लियर है? अब देखें,
आपको टोटल केबल टावर का हाइट अगर निकालना है तो पहले h कैलकुलेट करना होगा, और h कैलकुलेट करने के लिए जो राइट ट्राइंगल आपको लेना है यहाँ पे वो आपका AEC है। कैलकुलेशन देखिए, इन ट्राइंगल AEC tan थीटा आपका 60 है, तो परपेंडिकुलर AEC में CE हो गया, बेस आपका AE हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से tan 60 का वैल्यू आप जो अप्लाई करते हैं वो आपके पास में √3 है, CE का वैल्यू आपने h लेट किया हुआ है और AE को आपने x लिखा था और x का वैल्यू कितना कैलकुलेट किया आपने 7, तो √3 इक्वल टू h/7। तो √3 इक्वल टू अगर h/7 है तो इसका मतलब कैलकुलेशन सॉल्व होने पे h कितना आ गया, h इज इक्वल टू आ गया 7√3 मीटर। लेकिन क्या h है क्या फाइनली केबल टावर का हाइट? नहीं है। तो h अगर 7 तो देयरफॉर हाइट ऑफ केबल टावर, जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि हाइट ऑफ केबल टावर CD इज इक्वल टू h+7, तो CD इज इक्वल टू h वैल्यू आपके पास 7√3 + 7, CD इक्वल टू, टेक 7 एज कॉमन, सो ब्रैकेट √3 + 1 मीटर। So what is the height of cable tower? Height of cable tower is equal to 7 √3 + 1. If √3 value is given, substitute that. If it is not given, then answer will be remain 7 √3 + 1 meter. तो ये कुछ important questions based on the angle of elevation and angle of depressions. Next class में कुछ और important questions के साथ मैं आपसे डील करूंगा। तब तक इन questions को अच्छे से रिवाइज कीजिए। Take care. Thank you students.